exploring the fundamental laws that govern our universe. This is dynamic physics. हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर। अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें, ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी को सबसे पहले न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। न्यूटन ने अपनी थ्योरी में इसको एक फोर्स कंसिडर किया। उन्होंने बताया कि अगर दो मासेस हैं, लेट्स सपोज m1 एंड m2, और उन्हें r डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो g m1 m2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। करेक्ट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट वो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर होगा। करेक्ट। इस तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया एक फोर्स मानकर। लेकिन हम लोग बात करें आइंस्टीन की, तो आइंस्टीन ने इसे एक फोर्स कंसिडर नहीं किया। करेक्ट। उन्होंने इसे स्पेस टाइम कर्वेचर बोला, और ये स्पेस टाइम कर्वेचर मास एंड एनर्जी की वजह से होता है। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास एंड एनर्जी होगा उसका उतना ही ज्यादा स्पेस टाइम कर्वेचर देखने को मिलेगा। इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन किया था अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। करेक्ट। लेकिन ये जो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सो हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ऑलराइट। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये अर्थ है। सो अर्थ के मास की वजह से इसके आसपास एक कर्वेचर बन गया है, स्पेस टाइम कर्वेचर जिसे बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ये कर्वेचर हमें देखने को मिलेगा। करेक्ट। और इस चीज को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। बट इट इज नॉट आवर सिलेबस पार्ट, सो वी विल नॉट डिस्कस अबाउट दिस। करेक्ट। जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। करेक्ट। सो क्या बताया उन्होंने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। करेक्ट। सो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। करेक्ट। यहाँ पर जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। करेक्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इस जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये इतनी ही रहने वाली है 6.67 इंटू 10⁻11। आप वाटर में चले जाओ या ऑयल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा है कि दो चार्जेस अगर होते हैं, है ना, तो उनके दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो के होता है इसे हम लोग कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। इस के को क्या बोलते हैं? कूलम कांस्टेंट। और ये जो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, वो हर जगह सेम नहीं होगी। जैसे वाटर में जाओगे तो अलग होगी, एयर में कुछ और है, या फिर कहीं और हमने दो चार्जेस को रखा तो बदल जाएगी। बट जी के साथ में ऐसा नहीं होगा। आप वाटर में रखो दो मासेस को तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, एयर में रखो तब भी उतना ही लगेगा, या फिर आप स्पेस में चले जाओ तब भी उतना ही लगेगा, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ उतना ही लगने वाला है। जी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, बट के करता है यहाँ पर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे कि वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जा सकता है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें वेक्टर में पता होना चाहिए। सो डिस्कस करते हैं इन द वेक्टर फॉर्म। लेट्स सी इट एवरीवन। तो एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एंड वाई। राइट, एंड ये हो जाएगा हमारा 0,0। करेक्ट। इसको हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया।
यहां से सारी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। ये एक्स एक्सेस हो गई और ये हमारी वाई एक्सेस हो गई। अब दो मासेस ले लेते हैं, m1 और m2। ये m1 हो गया और ये है हमारा m2। अब इसको भी हम लोग पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये m1 का हो गया पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली m2 का भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट। सो ये हो जाएगा हमारा r1 और ये हो जाएगा r2, r1 एंड r2। ठीक है, ये भी क्लियर हो चुका है हमको। तो ये क्या होगा हमारा, इसको बोल देते हैं r। डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 इज व्हाट, इट इज द r, करेक्ट। ये r हो गया। तो मुझे m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पर लिखूं F12, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द वन ड्यू टू द सेकेंड, और ये हो जाएगा मेरा F21, फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड ड्यू टू द वन, F21, करेक्ट। सो F12 एंड F21। अब लेट सपोज मुझे F12 लिखना है, सो मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी लिखना चाहता हूं तो उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज क्या जरूरी है, उसका मैग्नीट्यूड, दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड बिटवीन m1 एंड m2 ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग लिख सकते हैं g m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सही है, मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये F12 की डायरेक्शन क्या आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही नहीं है, बिल्कुल है। ये एरो भी तो इधर ही जा रहा है, तो उसी की डायरेक्शन में है ना। तो F12 की डायरेक्शन आर की डायरेक्शन में, क्या आर का यूनिट वेक्टर F12 की डायरेक्शन भी बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो मैं आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेता हूं, और आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर आर बाय मॉड आर, करेक्ट। वेक्टर आर बाय मॉड आर। तो मैं इसे आर कैप से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गई मेरी वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर मुझे आर कैप को लिखना है, करेक्ट, मुझे आर को लिखना है, तो मैं आर को क्या लिख सकता हूं। अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करूं बिटवीन r1 आर एंड r2, सो मुझे क्या मिलेगा। देखो, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर मैं अप्लाई करता हूं यहाँ पर, सो मैं लिख सकता हूं r2 इक्वल टू r1 प्लस r। सही है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन में, करेक्ट, ये टेल टू हेड कनेक्शन हो गया हमारा, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा हमारा r2 वेक्टर। ये इसकी टेल, ये इसका हेड, ये सेकंड वेक्टर की टेल, ये इसका हेड। अब अगर इसको कनेक्ट करेंगे टेल से हेड से, तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर r2 इक्वल टू r1 प्लस r2 हो जाएगा, r2 इक्वल टू r1 प्लस r हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ एडिशन। सो यहाँ से r इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें r इक्वल टू मिल जाएगा r2 माइनस r1, करेक्ट एवरीवन। सो r इक्वल टू हमें मिलेगा r2 माइनस r1। अब इसके बाद में हम लोग क्या करें, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैं मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ मॉड r2 माइनस r1। सही है, ये भी लिख सकता हूं मैं। अब क्या करेंगे, इसको मैं इसके अंदर रख देता हूं, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, करेक्ट। नाउ वी विल राइट न्यूटन्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो देखते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमको। दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एंड वाई, और राइट, एंड ये हो गया हमारा 0,0। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, करेक्ट। m1 मास की पोजीशन है, ये m1 मास हो गया हमारा, और ये m2 मास हो गया। सो ये m1 मास एंड ये m2 मास, इसकी पोजीशन है r1 एंड इसकी पोजीशन है r2, करेक्ट। और ये हो गया हमारा r।
तो m1 मास की पोजीशन r1, m2 मास की पोजीशन r2 हो गई। ऑलराइट, अब इसमें अगर मुझे F12 फोर्स निकालना, फोर्स एक्टिंग ऑन द वन ड्यू टू द सेकंड, तो मैं क्या लिखता हूँ F12। जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट थिंग मुझे रिक्वायरमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, दूसरा उसकी डायरेक्शन। करेक्ट। सो मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा, m1 m2 वहां से r डिस्टेंस पर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ g m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना। और डायरेक्शन, अगर F12 की डायरेक्शन हम लोग देखें तो जो r वेक्टर है उसी की डायरेक्शन में। करेक्ट। तो F12 की डायरेक्शन r की डायरेक्शन में ही है। तो अगर मैं r का यूनिट वेक्टर लिखता हूं, तो यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर r को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। करेक्ट। यहाँ पर मैं r कैप से मल्टीप्लाई कर दूं, तो दिस इज माई F12 द वेक्टर फॉर्म। अब अगर मैं r1 और r2 के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी अप्लाई कर सकता हूँ। करेक्ट। यहाँ पर ये जो आपको r2 दिखाई दे रहा है, ये जो R2 है वो रिजल्टेंट की तरह बिहेव करेगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 प्लस R इक्वल टू R2। तो यहाँ से हमें R मिलेगा R2 माइनस R1। दिस इज द वैल्यू ऑफ R। सो F12 हो जाएगा यहाँ पर G M1 M2 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज द R हियर, इट इज R2 माइनस R1। स्क्वायर करो एंड R यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख देता हूँ, वेक्टर R बाय मॉड R। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर R बाय R2 माइनस R1। करेक्ट। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है F12 इक्वल टू G M1 M2 वेक्टर R डिवाइडेड बाय मॉड R2 माइनस R1 G। F1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे F21 लिखना होगा, फोर्स एक्टिंग, ये तो F1 की फोर्स एक्टिंग ऑन द वन ड्यू टू द सेकंड, अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकंड ड्यू टू द वन लिखना होगा तो फिर क्या आएगा, तो देखो क्या आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, जो R वेक्टर और F21 वेक्टर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F21 इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए R वेक्टर की और F21 की अपोजिट है, तो क्या है यहाँ पर माइनस R लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं माइनस R कर। करेक्ट। सो ये हो जाएगा हमारा F21 इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ R की वैल्यू लिखना तो वो भी लिख सकते हैं, और R कैप को जैसे यहाँ पर रिप्लेस किया था वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं R वेक्टर बाय मॉड R से। सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा देन, यहाँ पर आप माइनस साइन लगा सकते हो, फिर R2 माइनस R1 एंड दिस इज वेक्टर R। सही हो गया F21। तो यहाँ पर जो F12 और F21 है उनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप F12 इक्वल टू माइनस F21 भी लिख सकते हो, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है दोनों के दोनों। तो अगर एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये जो फोर्स है वो साइमल्टेनियसली एक्ट होंगे। करेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है F12 F21 दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोग न्यूटन्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। Two sphere of masses m and m are situated in the air and the gravitational force between them is F. The space around the mass is now filled with a liquid of the specific gravity 3. The gravitational force will now be. So पूछ रहा है कि अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा। सो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की हम लोग बात करें, करेक्ट, सो उसका फॉर्मूला क्या होगा, टू मासेस है m एंड कैपिटल M, दोनों को हमने सपोज r डिस्टेंस पर रखा हुआ है। सो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होगा F इक्वल टू G M M बाय
आर स्क्वायर। आप यहाँ पर देखोगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, करेक्ट। और जो जी की वैल्यू है वो मीडियम के बदलने पर बदलती नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्स में आप कहीं पर भी जाओगे जी उतना ही रहेगा, जी चेंज नहीं होने वाला। सो अगर जी चेंज नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं चेंज होगा, तो फोर्स विल रिमेन्स है। सो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मेरा रिमेन्स है, जो फोर्स है वो उतना ही रहेगा, करेक्ट। सो आंसर होगा रिमेन्स है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको कुछ ऑप्शन दूं, ऑप्शन ए लाइक 2F हो जाएगा, ऑप्शन बी 3F, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी हो जाएगा 4F। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी एफ, रिमेन्स है। ऑलराइट, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Two particles of equal mass m go around the circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, इसमें पूछा है स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल क्या होगी। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, टू पार्टिकल of equal mass go around the circle radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle. So इसको हम कैसे कर सकते हैं? अब इसने बोला दो पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, राइट। एक पार्टिकल को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, दूसरे पार्टिकल को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर हो जाएगा, रेडियस इसकी आर है, यहां से लेकर यहां तक आर, एंड यहां से लेकर यहां तक आर है। ये एम मास और ये भी एम मास हो जाएगा, रेडियस आर है, करेक्ट। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल पूछ रहा है क्या होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले किसी भी एक फोर्स पर नेट फोर्स, एक पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल लो और उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेट कर दो। सो अगर हम बात करें इस पार्टिकल की, तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, और इस पार्टिकल पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r, और ये हो जाएगा सेंटर। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स का लगेगा 2/the सेंटर लगेगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू mv²/r। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? g m बाय, इनका सेपरेशन कितना है? 2r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है g m/2r² इक्वल टू mv²/r, करेक्ट। सो यहाँ पर m से m कैंसिल आउट, तो हो जाएगा g m/4r² इक्वल टू v²/r। ना एक r से एक r भी कैंसिल आउट कर दो, v इक्वल टू आपको मिलेगा, हमें स्पीड फाइंड आउट करनी थी ना, v इक्वल टू आपको मिलेगा g m/4r अंडर, इसको आप ऐसे लिख दो, v इक्वल टू 1/2 अंडर g m/r। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी? ध्यान देने वाली बात ये थी, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको क्या करना है, किसी भी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स फाइंड आउट कर लेना है और उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² के इक्वल करके आप उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर दो थे, ऐसे 4 भी हो सकते हैं पार्टिकल, 5 भी हो सकते हैं, है ना, और 3 भी हो सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द पॉइंट मास m ऑन द यूनिफॉर्म बॉन्ड मास m लेंथ है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक रॉड है हमारे पास में कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ पर एक पॉइंट मास है m, रॉड का मास है कैपिटल है, लेंथ है इसकी l, एक छोटा सा एलिमेंट लो इस रॉड के ऊपर, लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट की ds, इसकी लेंथ है यहां से, डिस्टेंस है इसकी m से x। इस छोटे से एलिमेंट का मास dm होगा। देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हमें रॉड और इस m मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, कितना होगा। इसकी जो डिस्टेंस है वो है a, करेक्ट।
सो हमें इस रॉड और इस एम मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया रॉड के ऊपर, और इस छोटे से एलिमेंट और इस एम मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे पहले लिखेंगे। तो अगर छोटे से एलिमेंट और एम मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लिखे हैं तो क्या लिख सकते हैं, डी एफ इक्वल टू जी एम डी एफ बाई एक्स स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है जी एम टी एम बाई एक्स स्क्वायर, करेक्ट। डीएम क्या हो गया, ये छोटा सा जो एलिमेंट है उसका मास हो गया, और एम यहाँ पर ये जो पॉइंट मास है उसका मास हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे पूरी रोड की वजह से निकालना है तो मैं करूंगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड, पॉइंट मास एम हो गया, एलिमेंट का मास डीएम हो गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा, लास्ट एलिमेंट यहाँ पर होगा। इसकी जो लिमिट हम लोग पुट करेंगे वो रखेंगे ए टू ए प्लस एल, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ इज व्हाट इज द एफ हियर, जी एम ए टू ए प्लस एल डी एम, छोटे से एलिमेंट का मास है ये, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक्स एक वेरिएबल है, डीएम एक वेरिएबल है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है। लिमिट तो एक्स की है, हमने ए से ए प्लस एल रखी है, बट डीएम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। सेम वेरिएबल होना जरूरी है, उनके बीच में एक रिलेशन हमें पता होनी चाहिए। रिलेशन कैसे लिख सकते हैं, अगर हमारा एम मास है रॉड का, उसकी लेंथ होगी एल, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है तो आप यूनिटी मेथड यूज कर सकते हो। एम मास के लिए एल लेंथ है, छोटे से डीएम एलिमेंट जो है उसका मास डीएम है, उसकी लेंथ है डीएक्स। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डीएम इक्वल टू एम डी एक्स बाय एल, करेक्ट। ये यूनिटी मेथड से लिखा जाता है, अगर एम मास का लेंथ एल है तो डीएम का डीएक्स होगा, तो डीएम इक्वल टू एम डी एक्स बाय एल हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो और इंटीग्रेट करो इसको। चलो करते हैं इसको, देखो एफ इक्वल टू जी एम ए टू ए प्लस एल, और डीएम की जगह मुझे रखना है एम डी एक्स बाय एल एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो एम बाय एल को बाहर लो, जी एफ, ये स्मॉल एम है कैपिटल एम, ठीक है, एफ जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय एल, ए प्लस एल डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। सब कुछ सही चल रहा है, देखो अब आगे चलते हैं, ये तो सब आ रही है। अब इसका इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या मैं इसको एक्स पावर माइनस टू डी एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। लिमिट हो गई ए टू ए प्लस एल जी एम एम बाय एल। अब इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस टू का करोगे तो क्या आएगा, एक्स माइनस टू प्लस वन कर दे तो माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन ए टू ए प्लस एल, माइनस वन को बाहर लो तो एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस जी एम एम बाय एल वन बाय ए प्लस एल माइनस वन बाय ए, करेक्ट। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। आप इस माइनस साइन को अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, सो आपको जी एम एम बाय एल वन बाय ए माइनस वन बाय ए प्लस एल मिल जाएगा फायदा में। ऑलराइट, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। Now we will discuss about the superposition principle. So what is the superposition principle? In the system, the particle gravitational force on the given particle is the vector sum of the gravitational force due to the individual particle acting on it. मान लो एक सिस्टम है हमारे पास में, और उस सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल है, 1 2 3 एंड ये nth पार्टिकल हो गया, करेक्ट। हमें क्या करना है, ये जो पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम 1 और 2 के बीच में निकालेंगे, तो फोर्स हो जाएगा F12,
फिर हम बिटवीन 1 एंड थर्ड निकालेंगे तो ये F13, जो हमारा F13। फिर हम लोग 1 और n के बीच में निकालेंगे, वो जगह हमारा F1 है। करेक्ट। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलता है अगर मैं 1 और 2 के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूंगा तो अदर जो पार्टिकल है वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। जब 1 और 3 के बीच में निकालूंगा तो सेकंड और nth पार्टिकल जितने भी हैं वो इफेक्ट नहीं करेंगे। तो आप इंडिविजुअली सबसे पहले फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मैं 1 और 2 के बीच में इंडिविजुअल फोर्स लिखूं तो ये जगह मेरा F12। तो नेट फोर्स में क्या लिख सकता हूँ ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, वो हो जाएगा मेरा F12 प्लस F13। ऐसे nth पार्टिकल है तो सभी का आप लिख के F1n कर लेंगे, तो ये आपका नेट फोर्स मिल जाएगा आपको। करेक्ट। और यही है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक क्वेश्चन हमारे पास में 3 पार्टिकल A, B, C each of mass m are placed on the line with AB equal to BC equal to D. Find the net gravitational force on the fourth particle P of the same mass placed at the distance D from the particle B on the perpendicular bisector of line AC. यहाँ पर हमें ये जो P पार्टिकल दिख रहा है उस पर हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। करेक्ट। सो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं P और A के बीच में लिख देता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा F PA, then we will write between P and C. So ये हो जाएगा मेरा F PC. Now I will write between P and B. So ये हो जाएगा F PB. करेक्ट। ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। सारे एंगल 45 डिग्री हो जाएंगे हमारे। सो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ध्यान दें यहाँ पर कि m मास हो गया हमारा, एंड ये हो जाएगा F PB, F PA और ये हो जाएगा F PC। हमें नेट फोर्स P पर फाइंड आउट करना है, ये तो आपको क्लियर ही है। अब अगर एंगल की बात की जाए तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, है ना। दोनों थीटा थीटा ले लेता हूँ, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ में देखें तो ये भी 45 डिग्री। अगर इसको रिजोल्व किया जाए एफ पी को तो हो जाएगा एफ पी ए कॉस थीटा और ये भी हो जाएगा एफ पी ए, ये वाला पी सी है तो एफ पी सी कॉस थीटा। सही है। इधर भी रिजोल्व करो उनको, दोनों को रिजोल्व करेंगे तो भी बना जाएगा एफ पी ए साइन थीटा प्लस एफ पी सी साइन थीटा। दोनों इधर होंगे, दोनों को ऐड करके आप लोग लिख सकते हैं और एफ पी भी इधर है तो उसको भी ऐड करके लिखा जा सकता है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पी ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ पी सी, वो कितना होगा? तो अगर आप मैग्नीट्यूड देखो दोनों का, तो एफ पी ए एंड एफ पी सी, ये पी है और ये ए है, ये पी है और ये पी सी है। सो अगर ये डी है, ये डी है, तो ये डेफिनेटली ये रूट टू डी होगा। सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू डी का स्क्वायर करेंगे तो टू डी स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट। एफ पी इक्वल टू एफ पी सी इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय टू डी स्क्वायर। अब उसके बाद में हम लोग आगे और क्या कर सकते हैं देखो, अगर एफ पी ए और एफ पी सी का मैग्नीट्यूड सेम है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एंगल तो सेम है तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, तो मतलब कोई भी फोर्स हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो है। अगर नेट वर्टिकल फोर्स की बात करें तो जो भी फोर्स लग रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और नेट फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड जो पी पर लग रहा है वो कितना होगा, एफ पी इक्वल टू एफ पी ए साइन थीटा प्लस एफ पी सी साइन थीटा प्लस एफ पी बी।
ये होगा हमारा, करेक्ट। अब सबको हम लोग ऐड कर देते हैं यहाँ पर। देखो एफ पी ए साइन थीटा और एफ पी सी साइन थीटा मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, है ना। तो क्या मैं इसको 2 FPA साइन थीटा लिख दूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, प्लस एफ पी टी। अब इनकी वैल्यू पुट करो आप। 2 FPA, ये कितना आया हमारा? ये आ जाएगा 2 × GM² बाई 2D², और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। थीटा 45 साइन 45, और एफ टी की बात की जाएगी तो एफ टी हो जाएगा हमारा T2, इधर D है तो GM²/D²। ऑलराइट, अब इसमें जो जो कैंसिल आउट हो रहे हैं कैंसिल आउट करो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। सो नाउ वी हैव FP इक्वल टू, इसमें GM², और देखो हाँ ये तो सब कैंसिल आउट होगा, GM²/D² को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच रहा है? GM²/D², अंदर बचेगा हमारे पास में 1/√2 प्लस 1, and this is the final answer, GM²/D² 1/√2 plus 1. This is the net force on particle P, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउन। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ऑलराइट। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m and equidistant from each other move along the circle of radius r under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is 1. तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल पूछी जा रही है, क्या होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें सबसे पहले कि इसमें जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, करेक्ट। और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है सभी पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर सभी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो एक स्क्वायर फॉर्म्ड होगा अंडर द सर्कल, करेक्ट। एक स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये स्क्वायर मैंने बना लिया क्योंकि इक्वल डिस्टेंस उसने बोला है, करेक्ट। अब उसके बाद में जो मासेस है हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, ये m, ये m, ये m एंड ये m, और ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कल, m m m एंड m, और ये हो गया सेंटर ओ, करेक्ट। अब उसके बाद में अगर इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस r होगी, सिमिलरली ये डिस्टेंस भी r होगी, करेक्ट। इस डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस r होगी, एंड ये डिस्टेंस भी हमारी r होगी। तो ये r और ये भी r हो गए यहाँ पर, ऑलराइट। अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये m मास है, इन्हें कुछ नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 एंड 4। किसी भी एक पार्टिकल पर आप नेट ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर लो और उसे इक्वेट कर दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, तो आपको स्पीड मिल जाएगी, और सभी पार्टिकल की स्पीड भी यहाँ पर सेम ही होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे वहां पर 2 पार्टिकल थे तो मैंने क्या किया था, एक पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल दिया था और उसे m² के बाद इक्वेट कर दिया था। यहाँ पर 4 पार्टिकल है तो नेट फोर्स निकाल लो किसी भी एक पार्टिकल पर, सभी पार्टिकल पर जो फोर्स लगने वाला है वो सेम ही लगेगा, करेक्ट। सो मैं फर्स्ट पार्टिकल पर निकालता हूँ। तो फर्स्ट पार्टिकल पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? पहला लगेगा F12, फिर लगेगा हमारा F14, और यहाँ पर लग जाएगा हमारा F13। तो ये सभी फोर्सेस लग रहे हैं। एंगल की बात करें तो 45 डिग्री होगा क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये m मास हो गया, ये हो गया F12, ये हो गया F14, और ये एंगल हो गया 45 डिग्री मतलब थीटा, और ये एंगल भी थीटा हो गया, करेक्ट। अब इनको रिजोल्व करो, इनको रिजोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, अच्छा यहाँ पर एक फोर्स और है F13, उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। F13, ये हो गया F13। अब F12 को रिजोल्व करते हैं, इस डायरेक्शन में एक दूसरा कलर ले लेते हैं,
ग्रीन कलर, तो ये हो जाएगा F12 ये एंगल थीटा, तो F12 साइन थीटा इधर, ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। ये F14 का कंपोनेंट होगा F14 साइन थीटा, और इसके एक कंपोनेंट यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। तो इन दोनों को मैं ऐड करके लिख देता हूँ, F12 cos थीटा प्लस F14 cos थीटा, ये हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है। ऑलराइट, ओके, सो ये सारे फोर्स हमारे इस पार्टिकल पर लग रहे हैं अब यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड देखो F12 और F14 का, वो कितना है? सो ये हो गया F12 एंड F14, करेक्ट, F12 एंड F14। अगर डिस्टेंस की बात करें, ये आ रहे, ये आ रहे, तो रूट आर होगी, √2r, ये भी √2r हो जाएगी, करेक्ट। तो मैं क्या इसको GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r का स्क्वायर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये होगा GM स्क्वायर 2r स्क्वायर, करेक्ट एवरीवन। ये हमारा फोर्स होगा बिटवीन 1 and 2 एंड 1 and 4। अब इसके बाद में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, F12 साइन थीटा एंड F14 साइन थीटा, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑलराइट, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन। तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? अलोंग द डायगोनल। ये भी हमें क्लियर हो गया। और नेट फोर्स कितना लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल पे? अगर देखा जाए तो नेट फोर्स हमारा लग रहा है फर्स्ट पार्टिकल पर F12। अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, F12 cos थीटा और F14 cos थीटा, इनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ? मतलब मैं इसको 2F1 2 cos थीटा लिख दूं, है ना, प्लस F13। उसके बाद में उसकी वैल्यू रखो, F12 की वैल्यू GM स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, करेक्ट। cos थीटा की वैल्यू, थीटा 45 है तो 1/√2 हो जाएगा, प्लस F13 एड F13, डिस्टेंस इसके बीच में कितना है? 2r है, तो GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, सो ये हो जाएगा GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2r स्क्वायर प्लस GM स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, करेक्ट। ये हमारा नेट फोर्स होगा, ये नेट फोर्स आ गया। अब इसके बाद में आप क्या करो, GM स्क्वायर बाय r स्क्वायर को कॉमन लेगा, सो आपके पास में क्या होगा यहाँ पर? नेट फोर्स इक्वल टू आपके पास आ जाएगा GM स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 1/√2 प्लस 1/4। दिस इज द फाइनल आंसर। ये फाइनल आंसर तो खैर नहीं होगा, ये तो सिर्फ नेट फोर्स आया, बट हाँ, नेट फोर्स आ गया। अब आप इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेट करोगे। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देखो नेट फोर्स आ गया, अब इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वेट कर दो। नेट फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। नेट फोर्स है GM स्क्वायर बाय r स्क्वायर 1/√2 प्लस 1/4 इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये m हमारा मास हो गया, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक r से एक r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा हमें v स्क्वायर इक्वल टू GM बाय r 1/√2 प्लस 1/4, तो v इक्वल टू हो जाएगा √ GM बाय r 1/√2 प्लस 1/4। बोलो क्लियर है? किसी कोई डाउट इसके अंदर? चेक कर लो। करेक्ट, सो ये है हमारा फाइनल आंसर। हर पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो इतनी ही होगी। ये भी बी से आगे जाएगा, ये भी बी से आगे जाएगा, ये भी बी से आगे जाएगा, और ये भी बी से। आप कोई भी एक पार्टिकल ले सकते हो, उस पर नेट फोर्स फाइंड आउट करो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट करके आप उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो।